किसान भाइयों और बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए भारतीय मानक जारी किया गया। सीमैप के अरोमा मिशन को मिला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। धूल रहित थ्रेशर आविष्कार के लिए बाराबंकी की पूजा को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब कृषि समाचार विस्तार से। खेती को सस्ता, आसान और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा अहम कदम उठाते हुए देश में पहली बार इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए भारतीय मानक जारी किया गया है। अब तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की ताकत, क्षमता और सुरक्षा को परखने के लिए कोई तय और भरोसेमंद व्यवस्था नहीं थी। कंपनियां अपने अपने दावे करती थीं, जिससे किसानों के मन में शंका बनी रहती थी। नए मानक के लागू होने से किसानों को स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि वे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, उसकी तकनीकी विशेषताएं क्या है, वो खेत में कितने काम का है और कितना सुरक्षित है। प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में IS 19262 2025 इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर परीक्षण संहिता जारी की, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो ने तैयार किया है। सीमैप के अरोमा मिशन को मिला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। CSIR सीमैप अरोमा मिशन की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। CSIR अरोमा मिशन के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने टीम की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह पुरस्कार वैज्ञानिक नवाचार, किसान केंद्रित प्रौद्योगिकियों और निरंतर तकनीकी सहायता के माध्यम से स्थायी आजीविका सृजन द्वारा भारत के सुगंधित फसलों के क्षेत्र को मजबूत करने में मिशन की परिवर्तनकारी भूमिका को मान्यता देता है। सीमैप लखनऊ के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि CSIR टीम और साइंस फॉर सोसाइटी के लिए यह एक गौरवपूर्ण क्षण है। कृषि विज्ञान के लिए टीम अरोमा मिशन CSIR सीमैप एक नोडल लैब के तौर पर तथा संबंध CSIR प्रयोगशाला निर्देशकों के नेतृत्व में CSIR की अरोमा टीम मिशन टीम ने सुगंधित फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों के विकास, उन किस्मों को किसानों के बीच प्रचलित व लोकप्रिय बनाने, किसानों की आय बढ़ाने तथा लक्षित किसान समूहों के लिए स्थिर आजीविका सुनिश्चित करने में उन्हें निरंतर तकनीकी सहयोग प्रदान करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। बाराबंकी की छात्रा पूजा पाल को राष्ट्रपति भवन में PM बाल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कृषि प्रदूषण कम करने की मशीन बनाने के लिए प्रदान किया गया। पूजा बाराबंकी के सिरौली गाजपुर के डलईपुरवा की गरीबी रेखा से नीचे यापन वाले परिवार से आती है। उसने किसानों की दिक्कत को महसूस करते हुए धूल रहित थ्रेशर आविष्कार कर कीर्तिमान रचा है। पूजा ने यह अभिनव मॉडल कक्षा 8 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय अगेहरा में पढ़ाई के दौरान बनाया था और उससे जापान तक का सफर तय किया। धूल रहित थ्रेशर न केवल नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि किसानों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। किसान भाइयों और बहनों, आइए रुख करते हैं प्रदेश की मंडियों की ओर और जानते हैं आज के ताजा मंडी भाव। सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं का भाव अयोध्या में 2600 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 2610 रुपये, हापुड़ में 2600 रुपये और लखनऊ में 2580 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चावल का भाव अयोध्या में 2900 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 3380 रुपये, हापुड़ में 3460 रुपये और लखनऊ में 3300 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। आलू का भाव अयोध्या में 800 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 720 रुपये, हापुड़ में 880 रुपये और लखनऊ में 870 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। प्याज का भाव अयोध्या में 1200 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 1500 रुपये, हापुड़ में 1400 रुपये और लखनऊ में 1280 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों और बहनों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। आइए अब जानकारी लेते हैं वर्मी कंपोस्ट कृषि में रोजगार का नया आयाम के विषय पर। नमस्कार किसान भाई बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में।
किसान भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि से संबंधित वो सभी जानकारियाँ, एक्सपर्ट की एडवाइस एवं तकनीकी जानकारी। किसान भाई बहनों, हम आपको तकनीक से आते रूबरू कराते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में तकनीक में बदलाव हो रहा है और कैसे तकनीक का एडवांसमेंट हो रहा है, उस तकनीक को आप अपने कृषि कार्य में कैसे अपनाएं ताकि आपको कम समय में, कम लागत में अच्छी फसल मिल सके और आपके जीवन स्तर में सुधार आ सके। तो किसान भाई बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है वर्मी कंपोस्ट, कृषि में आय का नया आयाम। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे जी। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोंडा में। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, जैसे कि हमारा आता है आज का विषय है वर्मी कंपोस्ट, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। वर्मी कंपोस्ट एक उच्च गुणवत्ता युक्त जैव उर्वरक है जो केंचुओं द्वारा गोबर की खाद, हमारे किचन गार्बेज के कचरे को, हमारे फसलों के पुआल को विघटित करके बनाई जाती है, जो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा रखती है और हमारे प्राकृतिक वातावरण को भी संतुलित रखती है। जी सर, आज के समय में अगर हम बात करें कि कृषि क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट की क्या बताएं ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम किसान इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और इसे उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में वर्मी कंपोस्ट हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है, क्योंकि किसान हमारे बहुतायत में केमिकल फर्टिलाइज़र अथवा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और कुछ ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जिनसे केवल कुछ इंगित न्यूट्रिएंट उनको मिट्टी में मिलते हैं। जैसे किसान हमारा DAP, यूरिया का ही प्रयोग कर रहा है, लेकिन हमारे फसलों के बढ़वार के लिए 17 पोषक तत्व नामित किए गए हैं। इसी तरीके से सूक्ष्म मतलब माइक्रो और मैक्रो लेवल पे लगभग पौधों की संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए 100 से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जी। वो हमें केवल हमारे वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकता है। वर्मी कंपोस्ट को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लोग केचुआ खाद कहते हैं। हमारे कृषक भाई अपने गांव के परिवेश में केचुआ खाद जो तैयार होती है, वो मैंने आपको बताया कि केचुआ खाद गोबर की सड़ी हुई खाद को जो है केचुआ खाता है और तत्पश्चात उसमें हम अपनी फसलों के जो एक्स्ट्रा जो हम वर्तमान में पराली का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी प्रयोग हम अपने वर्मी कंपोस्ट को बनाने में करते हैं। तो इस तरीके से एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं। हमारे वर्तमान में भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन लगभग 62% कम है, फास्फोरस की कमी 40 से 42% मिट्टी में है, पोटास 13% मिट्टी में कम है और इसी तरीके से सल्फ़र है, सल्फ़र 40% भूभाग पे कम है। इसी तरीके से जिंक का भी जो दायरा है वो 40 से 45% मिट्टी में इनका न्यूनतम मात्रा पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए यदि किसान भाई इनके पोषक तत्वों का पूरक यदि केमिकल फर्टिलाइज़र या अथवा किसी और पोषक तत्व से करेंगे तो उनके लिए जो उनकी इनपुट है, मतलब जो लागत है वो बढ़ जाएगी। यदि वर्मी कंपोस्ट से हमारा किसान करेगा तो प्राकृतिक संवर्धित भी रहेगी और जो इनपुट लगना है वो भी कम लगेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ऑर्गेनिक कार्बन की बात कर लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक कार्बन में भी अपना एक की रोल प्ले करता है। यदि ऑर्गेनिक कार्बन हमारे यहाँ विभिन्न संस्थाओं के द्वारा मेजर किया गया, भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं ने मेजर किया कि हमारे भारत की मिट्टियों में ऑर्गेनिक कार्बन की क्या स्थिति है, तो लगभग 60 से 65% मिट्टी न्यूनतम मात्रा से कम ऑर्गेनिक कार्बन पाई जाती है 60 से 65% मिट्टी में। ऐसी दशा में आप सोच सकते होंगे कि हमारी फसलों की क्या स्थिति होगी, उनकी गुणवत्ता की क्या स्थिति होगी। इसका आकलन हमारे कृषक और हमारे वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन चिंतित हैं इन चीज़ों को लेकर। यानी कि सर हम कह सकते हैं कि हमारी मृदा में जितने भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जो उसकी कमी होती है, उसको हम मृदा केचुआ खाद से पूरा कर सकते हैं। जी जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे जो उच्चतम विधि है हमारी केचुआ खाद जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की, उसके बारे में हमारे किसान भाई बहनों को बताएं। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की साधारण सी 2-3 विधियां हैं। एक तो जो समृद्ध कृषक है या जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसका उत्पादन कर रहे हैं, पहले आज के 1.5 से 2 दशक पहले वो कंक्रीट की वाल बना लेते थे, जिस भी डायमेंशन की डायमेंशन मैं भी आपको बता दे रहा हूँ।
कंक्रीट की चारों तरफ वाल बना लिए, उसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ एक डायमेंशन रहती थी। और वर्तमान में पीवीसी के बैग्स आ गए हैं जिसमें हमारे कृषक बंधु वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर सकते हैं। और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल लो कास्ट इनपुट के साथ हमारा कृषक अपने ही घर के आसपास जो उसका बाग बगीचा हो, जहाँ पे जल निकास की उचित व्यवस्था हो, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हों, मतलब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट उसके ऊपर ना पड़ता हो, खुले में भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए विभिन्न सावधानियां हमारे कृषकों को बरतनी पड़ती हैं। वैसे ही इसका साइज जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट साइज है 12 फीट लंबा, 4 से 6 फीट चौड़ा, विभिन्न डायमेंशन के बन जाते हैं और लगभग 2.5 से 3 फीट ऊंचा। कहीं कहीं आपको 1.5 से 2 फीट। वो स्थान और विधि पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल उसमें डालने के लिए भी हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान अपने सुविधा के अनुसार भी उसकी साइज को परिवर्तित कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में एक तय समय कितना लगता है, जो एक आइडियल समय होना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में कुछ विशेष चीज़ें की रोल प्ले करती हैं, जैसे टेम्परेचर तापमान अगर हमारा अच्छा है, वर्मी कंपोस्ट की तैयारी के लिए 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर आदर्श टेम्परेचर माना गया है। ठंडी के दिनों में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और सामान्यतः बरसात और गर्मी के दिनों में वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में लगभग 80 से 90 दिन, ठंडी में 10-15 दिन इनका जो है बढ़ जाता है, लगभग 100 दिन लग जाता है तैयार होने में। वो बहुत कुछ इसकी तैयारी इस पर भी डिपेंड करती है कि किस तरीके का मटेरियल अपने वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए उसके हीप में डाल रहे हैं। जी। इसी पे सर आपसे प्रश्न करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में सर कौन से पदार्थ जो है हमारे किसान भाई यूज़ करें ताकि उनको एक अच्छी वर्मी कंपोस्ट मिले? इसका एक रेशियो होता है कि 60 और 40 का। 60% गोबर की खाद और 40% जो भी हमारे किचन गार्बेज हैं या हमारे फसलों के पुआल हैं या हमारे शुगर केन की पत्तियां हैं या जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे फसलों के अवशेष हैं, 60-40 के अनुपात में हम इसको अपने हीप में मिलाते हैं। इसकी एक विशेषता ये है कि किसान भाई इसमें लेयर के अनुसार फिलिंग करते हैं। पहली लेयर 6 इंच की गोबर की खाद की डालते हैं और उपजाऊ मिट्टी का एक पतला परत इसमें डाल देते हैं गोबर की खाद के साथ, जिससे जब हमारा केंचुआ प्राथमिक अवस्था में रहता है शुरुआत के 10 से 15 दिन में, तो उसको भोजन अच्छे से प्राप्त हो सके। उसके उपरांत जो है जो फसल अवशेष है उसकी एक लेयर डाल दिए, फिर गोबर की एक लेयर डाल दिए, ऐसे ऐसे वो अपने गड्ढे की फिलिंग कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक विशेष बात है कि ये वर्मी कंपोस्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक वर्म काम करता है, मतलब केंचुआ काम करता है। ये केंचुआ खाद कही जाती है। तो उस केंचुआ, लाल केंचुआ की स्पीसीज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उपयोगी है। एसिना फोटिडा नाम है उसका, एसिना फोटिडा उसकी प्रजाति है जो हमारे यहाँ जिसका सर्वाइवल सबसे अच्छा है और वही सबसे उच्च श्रेणी की वर्मी कंपोस्ट की खाद हमारे यहाँ तैयार करती है। इसमें किसान भाइयों को 2-3 बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फिलिंग के बाद उसमें कम से कम 50 से 60% नमी बरकरार रहनी चाहिए। ज़्यादा नमी भी ऐसा ना हो कि पाइप लगा दिए पूरा ही भर गया या पूरा जो हमने जिस मटेरियल में वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं वो फिल हो गया, तो हमारे केंचुए के मरने की संभावना बढ़ जाती है अगर ज़्यादा पानी हो गया। लेकिन 50 से 60% नमी भी आवश्यक है, क्योंकि नमी अगर सुचारू रूप से रहेगी तो हमारे केंचुओं का जो आवागमन है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, क्योंकि केंचुआ खाएगा, खाने के बाद जो एक्सक्रेटा निकालेगा वही हमारी वर्मी कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल होगी। तो जितना जल्दी वो खा के डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेशन करके एक्सक्रेटा निकाल देगा, उतनी ही जल्दी हमारी खाद तैयार हो जाएगी। जी सर, क्या किसी विशेष प्रकार की जो होता है हमारी केंचुआ की प्रजातियां होती हैं वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड होती हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, कि एक ही प्रजाति सभी में तरह की? हमारे उत्तर भारत में मोस्टली हमने आपको बताया कि वही लाल केंचुआ हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज करते हैं, एसिना फोटिडा। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ किन प्रजातियों का सर्वाइवल अच्छा है, जो हमारे यहाँ के वातावरण में अच्छे से ग्रोथ कर जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी लोकल में उपलब्धता हो जी, इनकी उपलब्धता हमें, चूँकि हमारे यहाँ मल्टीपल किसान या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इन केंचुओं से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, तो इनकी उपलब्धता हमें सरलता से मिल जाएगी और इनका रेट भी कंपेरिजन टू अदर स्पीसीज
कम होगा, तो इसलिए हमें यही प्रजाति जो हमारे यहाँ की नॉमिनेटेड है इसी का इस्तेमाल करना चाहिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। सर, अगर हम गुणवत्ता की बात करें कि गुणवत्ता और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे किसान भाइयों को और क्या करना चाहिए खास? गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे पहले तो मैं आपको 2 चीज़ें अभी पुरानी ही क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इसकी फिलिंग कर दें तो फिलिंग के उपरांत हमें इसको जूट के बोरे से ढक के रखना है। आपने कभी देखा होगा बहुत जगहों पे या तो इसको लो टनल पॉली हाउस में ग्रो कर मतलब लगाते हैं, या तो किसान भाई अगर अपने घर पे लगा रहा है तो छप्पर ऊपर लगा देता है। छप्पर लगाने का उद्देश्य उसका ये है कि डायरेक्ट सनलाइट उस पर मतलब सूर्य का प्रकाश सीधे ना पड़े, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ने से केंचुओं की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और समय अवधि बढ़ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर टेम्परेचर गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे केंचुओं के मरने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जूट के बोरे को भिगो करके ऊपर हम लोग एक परत लगा देते हैं जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और नमी बरकरार रहे। जी सर, समय की तो हमने बात कर ली कितना समय लगता है, लेकिन अब बात करते हैं कि छनाई व पैकिंग जो है आता है करते समय किसान भाइयों को आता है क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए वर्मी कंपोस्ट की? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। छनाई, जैसे आपने चाय पत्ती देखी होगी, जो हमारा उच्च गुणवत्ता का वर्मी कंपोस्ट होता है वो चाय पत्ती के दाने के समान भूरा हल्का काला छुए हुए होता है। जो 4 मिलीमीटर की सीब, जो छनाई की सीब आती है, जिससे हम लोग देखते होंगे बहुत सारे कृषक को हम लोकल भाषा में बता दें कि जिससे वो बालू और मोरंग की छनाई करते हैं, 4 मिलीमीटर की सीब को जो वर्मी कंपोस्ट क्रॉस करके नीचे चला जाए वो सबसे उच्च गुणवत्ता युक्त वर्मी कंपोस्ट है। और उसी की उसको पैकेजिंग 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, आवश्यकता अनुसार 50 किलो की भी पैकेजिंग करनी चाहिए। इसके पैकेजिंग से पूर्व हमें इसकी टेस्टिंग करानी पड़ेगी। फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर में भी चुकी है 1985 के, तो हमें उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड में उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कितना नमी है वर्तमान में, कितना उसमें ऑर्गेनिक कार्बन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस, कितना पोटास। EFCO के अकॉर्डिंग मिनिमम नाइट्रोजन 1%, फास्फोरस 0.8%, पोटास 0.8%, नमी 15 से 20%। इसी तरीके से बल्क डेंसिटी 0.7 to 0.8 उसकी होनी चाहिए। और कुछ हैवी मेटल्स हैं जिनकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि हैवी मेटल्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो हमारा वर्मी कंपोस्ट अधिक उच्च गुणवत्ता का नहीं होगा, उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाएगी और हमारे EFCO के मानक को पूरा नहीं कर पाएगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जब केचुआ खाद तैयार हो जाए हमारी, तो उसकी पैकिंग किस प्रकार करनी चाहिए और इसकी जो है मार्केटिंग करने के लिए क्या किसान भाई को करना चाहिए ताकि उनको एक अच्छी जो है आता है उसकी आता है प्राइस मिल सके मार्केट में? मार्केटिंग का इन द सेंस ये है कि हमारा जितना भी कृषक, चूँकि मैं कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हूँ, तो जो भी किसान हमारे टच में हैं, जो भी किसान वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहा है वो उसकी उपलब्धता नहीं सुनिश्चित करा पा रहा है, क्योंकि इतनी डिमांड है वर्मी कंपोस्ट की कि वो अपने लोकल में ही अगर अवेलेबल करा ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप देखते होंगे, चूँकि आप यहाँ मेट्रो सिटी में रहते हैं, यहाँ पे जितने भी छोटी छोटी नर्सरियाँ हैं वहाँ सब जगह 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम की वर्मी कंपोस्ट की पैकेट अच्छे रेट में किसानों की सेल आउट होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्राकृतिक वातावरण, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है हमारी सभी समस्याओं का। यदि हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन आज के वर्तमान के परिदृश्य में ढूंढेंगे तो वर्मी कंपोस्ट उसका एक अच्छा उदाहरण आपके सामने प्रतीत होगा। साथ ही साथ आपने रोजगार की बात की है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि कोई भी युवा इस रोजगार से जुड़ना चाहता है तो वो अपना इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकता है। अभी किसानों के मध्य धीरे धीरे वो FPOs के माध्यम से बहुत सारे किसानों के मध्य पहुंच सकता है। भविष्य में संभावनाएं वर्मी कंपोस्ट को लेके सतत बढ़ती ही जाएंगी, कभी कम होने की संभावना नहीं है। और हम लोगों की एक स्टडी थी जिसमें ये पता चला, एक छोटा सा क्राइटेरिया हम लोगों ने लेके देखा कि यदि कोई एक एंटरप्रेन्योर इसमें आता है और छोटे 10 बेड से यदि शुरू करता है वो, तो लगभग उसकी सब कुछ कंप्लीट करने के बाद 15 से 20 हज़ार रुपये ऑन एवरेज पर मंथ आय
निकल सकती है। यदि वो बेड की संख्या बढ़ा दे तो उसी हिसाब से उसकी आय में संवर्धन हो सकता है। जी सर, हम देखते हैं जैसे कि हमारे गांव में एक जो है पलायन की बहुत बड़ी समस्या रहती है। गांव में आता है जैसे सीजनल जो भी आता है खेती होती है वो होती है, लेकिन जो उसके बाद समय नहीं मिलता, समय खाली रहता है लोगों के पास। तो क्या वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करके गांव से जो पलायन हो रहा है उसको रोका जा सकता है और गांव में ही उनको एक आता है उच्च जो है कहते हैं गुणवत्ता युक्त जो है आय का साधन एक मुहैया कराया जा सकता है? नो डाउट, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने कोविड का उदाहरण देखा होगा कि हमारे जो भी मजदूर भाई बाहर काम करते थे, कोविड के टाइम पे अपने घर वापसी पे वो सबसे ज़्यादा कृषि में ही उन्होंने अपना प्रतिभाग किया है। वो चाहे कृषि मजदूरी के दृष्टिकोण में हो, चाहे कृषि उद्यम के दृष्टिकोण में हो, चाहे कृषि में नवाचार के दृष्टिकोण से हो। चूँकि वर्मी कंपोस्ट जब तक आप फिलिंग करते हैं या जब आप मतलब छनाई करते हैं तब हमें मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा लगती है। अदरवाइज हम डेली 15 से 30 मिनट दे करके इस व्यवसाय को केवल 15 से 30 मिनट की हमें केवल उसमें मॉइस्चर मेंटेन करना है। मॉइस्चर मेंटेन करने में 30 से 35 मिनट, आधे घंटे में सब कुछ हमारा कृषक कर सकता है और एक साइड बिजनेस के रूप में भी इसको बहुत अच्छे से रन कर सकता है। जी सर, आय की बात करें तो सर आता है अगर हमारे किसान के पास अगर होता है जगह है या उसके पास समय है तो कितनी एक्स्ट्रा आय आता है किसान अर्जित कर सकता है अगर अपना समय वो प्रॉपर दे रहा है और अच्छी तरह से सारी आते हैं चीज़ें करके वो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहा है? आय की बात मैंने जैसे आपको बताई कि यदि कोई स्वरोजगार के माध्यम से जाना चाहता है, लेकिन यदि हमारा कृषक करना चाहता है तो जो वो इनपुट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास में इस्तेमाल कर रहा है डेली अपने फसलों के उत्पादन के लिए, वो जो है वर्मी कंपोस्ट स्वयं के फार्म पे तैयार करके, क्योंकि इसके लिए पशुधन एक की रोल प्ले करता है। पशुधन बहुत आवश्यक थिंग है। यदि हमारा पशु नहीं रहेगा तो उसको गोबर की खाद खरीदनी पड़ेगी। तो पशु कृषि का एक मुख्य आयाम भी है। यदि पशु नहीं रहेंगे तो कोई भी खेती समन्वय से नहीं हो सकती। यदि खेती किसानों को करना है तो एक पशु जरूर रखना पड़ेगा। और वर्तमान में चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है गौशाला, तो यदि कोई हमारा युवा उद्यमी एक ऐसा सिस्टम बना ले कि गौशाले का जो गोबर है उसका इस्तेमाल कर ले, जो हमारे कृषक भाई पुआल जला देते हैं, पराली जला देते हैं, उसका एकत्रीकरण कर ले और एक लार्ज स्केल पे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करके अपनी आय, अपने जिले की आय और अपने प्रदेश की आय को संवर्धित कर सकता है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी सरकारें या अपने केवीके के माध्यम से कैसे हम किसान भाइयों को और इस प्रति जागरूक करें कि हमारी जो पयाली है या हमारा जो गोबर है वो वेस्ट नहीं है, उसको हम मतलब वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में अगर इस्तेमाल लेते हैं तो किसानों की एक समस्या का भी निदान होगा और उनको एक अच्छी आय का स्रोत भी मिल जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि विश्वविद्यालय हो या उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग हो, सब इस दृष्टिकोण में काम कर रहे हैं कि किसानों को अवेयर किया जाए। लेकिन अवेयर करने में एक ही सबसे की रोल है, मैंने आपको बताया कि पशुधन। यदि कृषक स्वयं गाय रखेगा, एक जानवर गाय रखे, भैंस रखे, तो जाहिर सी बात है कि हम एक पिट को एक गाय के लिए रख सकते हैं। जितने जानवर उतने पिट, उतना वर्मी कंपोस्ट उसके यहाँ तैयार हो सकता है। वर्मी कंपोस्ट बना लें तो लगभग जितना यूरिया हम इस्तेमाल करते हैं पूरे भारत में, उसका 30% यूरिया हम वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से दे देंगे और हमारी सरकार को 799 करोड़ के आसपास का लाभ होगा, क्योंकि यूरिया बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज है हमारे सरकार के द्वारा। हमारे किसानों को तो 266 रुपये में मिल जाती है, लेकिन हमारे सरकार को उसको लगभग 2200 के आसपास में खरीदना पड़ता है। जी, यानी कि सर हम कह सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट हमारा जो है कृषि का भविष्य है आगे क्या, कि हम अगर वर्मी कंपोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहेंगे और कम से कम यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सरकारों का एक बताएं बहुत बड़ा अमाउंट भी बचेगा, पैसा जो होता है सब्सिडी के रूप में वो खर्च कर रही है, और आने वाले भविष्य में हमें गुणवत्ता युक्त अनाज भी मिल सकेगा जो कम से कम नुकसान करेगा हमारे शरीर को। जी सर, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी वर्मी कंपोस्ट के संबंध में, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।